नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जनजातीय गौरव दिवस पर बुधवार को आदिवासी सशक्तिकरण के लिए पीएम-पीवी-टीजी विकास मिशन की करेंगे शुरुआत। पीएम झारखंड को देंगे करोड़ों की सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में कई स्कूलों के बच्चों से की बात। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष भी बताया। उन्होंने उनसे मिलने आए छात्र छात्राओं से भी उनके बारे में सवाल पूछे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अर्पित की श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांतिवन पहुंचकर दी पुष्पांजलि। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बच्चों को दी बाल दिवस की शुभकामनाएं। कहा, हमारी सरकार बच्चों को संस्कारिक शिक्षा, सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कर सुनी लोगों की समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए दिए निर्देश। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंसने से फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे के 200 से ज्यादा लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। उत्तरकाशी में सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग के एक हिस्से के ढहने से उसके अंदर 40 श्रमिक फंसे हुए हैं। श्रावस्ती के 6 मजदूर उत्तराखंड के टनल में फंस गए। परिजनों से नहीं हो पा रहा है कोई संपर्क। सिरसिया थाना क्षेत्र के मोतीपुर कला के रहने वाले हैं मजदूर। आज श्रद्धा भाव के साथ की जा रही गोवर्धन पूजा। श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का है विशेष महत्व। मथुरा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने महालक्ष्मी को लेकर दिया विवादित बयान। दीपोत्सव पर पत्नी की पूजा क्यों, लक्ष्मी माता का किया अपमान। कहा, 4 हाथ वाली लक्ष्मी माता कैसे पैदा हो सकती हैं। मां लक्ष्मी पर दिए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का विरोध शुरू हो गया है। अयोध्या के संतों ने जताई नाराजगी। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम बोले, तुच्छ राजनीति के चलते हिंदू देवी देवताओं का किया जा रहा है अपमान। मुजफ्फरनगर में आज सुबह भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत। दिल्ली से हरिद्वार जा रही कार का एक ट्रक में पीछे से टकराने से कार सवार 6 लोगों की मौत। सभी मृतक दिल्ली शाहदरा के बताए जा रहे हैं। चित्रकूट में लट्ठमार दीवारी खेलने का विशेष चलन। बुजुर्ग, बच्चे एवं युवाओं के थिरकते कदमों के साथ लाठियों का चूक पार करते हुए युद्ध कला को देखने उमड़ी भीड़। बुंदेलखंड के हमीरपुर में द्वापर युग से चली आ रही दीवारी और मौनियों की परंपरा आज भी जीवंत। मौन पूजा के साथ बुंदेली विश्व प्रसिद्ध मौनिया और दीवारी नृत्य की परंपरा ने किया आकर्षित। कोहरे की आशंका में रेलवे ने 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक 20 जोड़ी ट्रेनों को किया रद्द। सभी ट्रेनें मुरादाबाद और इज्जतनगर मंडल से होकर गुजरती। इनमें 30 नवंबर के बाद की टिकट बुकिंग भी बंद। प्रयागराज की हवा दिवाली के बाद और जहरीली हो गई। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 पर पहुंच गया। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 87वें नंबर पर पहुंचा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई। आज सुबह नोएडा सेक्टर 125 में वायु गुणवत्ता सूचकांक 406 और नोएडा सेक्टर 62 में AQI 377 दर्ज किया गया। रायबरेली में एनटीपीसी की 3 यूनिटें बंद कर दी गई हैं। 630 मेगावाट बिजली उत्पादन हो गया है कम। परियोजना के जिम्मेदारों ने बिजली की मांग होने के चलते यूनिट बंद होने की कही है बात। खेतों में पराली अब किसानों के लिए नहीं बनेगी मुसीबत। पराली प्रबंधन के लिए बरेली के मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने तैयार कराया मोबाइल ऐप।
वर्ल्ड कप 2023 सेमीफाइनल मैच के लिए टीम इंडिया पहुंची मुंबई। भारत बुधवार 15 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी सेमीफाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। पिछले 9 वर्षों में मिशन मोड में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास को पहली बार फोकस क्षेत्र के तहत शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन पीवीटीजी परिवारों और निवास स्थलों को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे समूह के सामाजिक आर्थिक विकास की मद में अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पहली बार है कि पीवीटीजी समूहों के लिए डेटा केंद्रित मानव विकास सूचकांक के साथ पीवीटीजी के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य समुदाय का समग्र विकास करना है। ये भाजपा सरकारी है जो देश भर में आदिवासी सेनानियों के, आदिवासी संस्कृति के भव्य स्मारक बना रही है। कांग्रेस ने कभी ऐसे वीरों को याद नहीं किया। कुछ दिन पहले जबलपुर में रानी दुर्गावती के शौर्य और गौंड संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले भव्य स्मारक का शिलान्यास करने का आप सबने मुझे सौभाग्य दिया है। और कल जैसा मैंने कहा, पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। पीएम मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ झारखंड से करेंगे। 7200 करोड़ की लागत से पीएम विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। देश में कुल 75 कमजोर जनजातीय समूह हैं, जो 220 जिलों के 22,544 गाँवों में निवास करती है। देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के वार्षिक बजट में निरंतर वृद्धि की जा रही है। 2023-24 के लिए मंत्रालय को 12,461.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो 2013-14 के 42,095.94 करोड़ रुपए की बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है, जिनके तहत प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका वार्षिक बजट 2500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। पारदर्शिता और बिना परेशानी के समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन छात्रवृत्तियों का भुगतान डीबीटी मोड में किया जाता है। जनजातीय लोगों के एक अन्य ऐतिहासिक अवसर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव की खुशी मनाने और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 21.99 लाख व्यक्तिगत अधिकार पत्र और कुल 1.08 लाख सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। कला संस्कृति के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों को पिछले 9 वर्षों में पद्म तथा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जहां पहले की सरकारें आदिवासी परंपराओं का मजाक उड़ाती थी, वहीं दूसरी ओर वर्तमान मोदी सरकार ने आदिवासी परंपराओं का सम्मान किया है। आदिवासी समुदायों का कल्याण इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जहां भी जिन राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, सरकार ने आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14-15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर झारखंड आएंगे। वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गांव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन लॉन्च करेंगे। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी हैं, जो लगभग 28 लाख की आबादी वाले 22,544 गाँव में रह रहे हैं। ये जनजातियां बिखरी हुई दूरस्थ और दुर्गम बस्तियों में रहती हैं, अक्सर वन क्षेत्रों में, और इसलिए पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करने के लिए एक मिशन की योजना बनाई गई है। जो कि सूचना, शिक्षा और संचार वैन है, उनका शुभारंभ पूरे
देश के स्तर पर किया जाएगा। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक में और लखीमपुर खीरी जिले के पलिया ब्लॉक में कल 15 नवंबर के दिन इस तरह की वैनों का संचालन किया जाएगा, ताकि लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा सके, उनका फीडबैक लिया जा सके, उनका अनुभव लिया जा सके। प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, विकास और कल्याणकारी योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के एक विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो ये अभियान चलाया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सोनभद्र जिले के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत की इस यात्रा के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के रुदौली गांव से भी इसकी शुरुआत होगी, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता भी सहभाग करेगी। इस राष्ट्रव्यापी उद्घाटन में जहां आदिवासी कल्याण से जुड़े विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, साथ ही लाभार्थी अपने अनुभव भी साझा करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदिवासियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे हमारे जनपद के बहुत सारे आदिवासी लाभान्वित हो रहे हैं और साथ ही इस आदिवासी जनजातीय सम्मेलन में हमारे उत्तर प्रदेश से जो 2 जिले चयनित किए गए हैं, खीरी के बाद हमारा सोनभद्र, इसको लेके हम सब बहुत उत्साहित हैं और जनजातीय समुदाय की संस्कृति को सहेजने के लिए, उनकी परंपराओं को सहेजने के लिए, उनके अंदर अपने अधिकारों का बोध जागृत करने के लिए हम निश्चित तौर पर इस सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के जो हमारे नायक हैं बिरसा मुंडा जी, उनके नाम पे जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को पूरे देश के अंदर मना रहे हैं और कल तो भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थान पे खूंटी में आ रहे हैं और वहां से बड़ी सौभाग्य की बात है कि सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र भी, वहां लाइव के माध्यम से सोनभद्र भी जो जनजातीय समाज रहता है उनके लिए एक लाभकारी योजना चलाने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश और सोनभद्र की तरफ से प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कुशीनगर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उसके उपरांत जनपद मुख्यालय स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय व स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित 32 शैय्या अत्याधुनिक आईसीयू, 16 शैय्या इमरजेंसी वार्ड और रैन बसेरा का लोकार्पण किया। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कुशीनगर राज्य शिक्षा, खान पान, चिकित्सा व अन्य क्षेत्रों में अग्रसर होकर ख्याति प्राप्त कर रहा है। साधन की जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम लोग कोई काम शुरू नहीं करते। अब यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनातियां हो गई हैं, मेडिकल कॉलेज के भीतर एडमिशन हो गया है, आईसीयू को अटेंड करने वाले हमारे पास जो है वो प्रशिक्षित स्टाफ हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स से लेकर के बाकी सारे हैं, तो उसका संचालन अच्छे तरीके से होगा। आप वो बात कर रहे हैं जब उत्तर प्रदेश को आज से 10 साल पहले बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था। मोदी जी और योगी जी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश बीमारू से हट करके आज सर्वोत्तम प्रदेश बनने की राह पर खड़ा है और ये हमारे मेडिकल कॉलेज और हमारी ये स्वास्थ्य सुविधाएं ये उसकी एक प्रतीक है कि जो आप जिस धारणा आपकी है उस धारणा से आज उत्तर प्रदेश निकल चुका है और सर्वोत्तम प्रदेश की राह पर चला है। उसमें आप सबका योगदान चाहिए। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज लखनऊ से बिजली बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में छूट हेतु एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं में सदर के रामदास हाता निवासी मीरा बबली, जगदेवी वर्मा, राजेश मेहर को सम्मानित भी किया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि ओटीएस योजना के प्रथम चरण में 30 नवंबर तक उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में 100% छूट दी जा रही है। उपभोक्ता अपना बकाया एक बार में एक मुश्त या किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयों एवं निजी संस्थाओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट का तोहफा दिया है। दीपावली के त्योहारों पे बहुत अच्छी बिजली, लगभग 24 घंटा बिजली दी गई है
और उसके लिए मैं अपने सभी ऊर्जा परिवार के सभी कर्मियों को, सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमने ये भी सोचा कि हम छोटे उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से जिनके मामले बहुत दिनों से लटके हुए हैं, उन सब को कैसे हम एक अच्छा, बेहतर वातावरण, बेहतर फीलिंग दें। उसके लिए हमने OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ले आए और उसमें भी हमने इतने आकर्षक उस स्कीम को बनाया है कि अभी तक ऐसी कोई योजना आई नहीं थी, किसी राज्य में नहीं आई थी। उस योजना में 8 नवंबर से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है और लगभग कल का, परसों का, दीपावली के दिन भी कुछ लोगों ने उस योजना में अपने ज्वाइन करके पैसे भरे हैं और 12 तारीख के दोपहर तक का फिगर ये है कि लगभग 1,11,000 लोगों ने उस योजना का लाभ ले चुके हैं। तो इस प्रकार मैं सबको आह्वान करता हूं कि इस योजना में जुड़ करके अपनी बिलों का जो नियमितीकरण कर लें। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। दुनिया हो या कारोबार, खेल में हर जीत और हार, सेलिब्रिटी हो या सिनेमा, हर खबर पर दूरदर्शन की नजर। देखिए फटाफट खबरों का शो सुपर फास्ट 100 रोजाना दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर। भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। आधी आबादी की आर्थिक आजादी यानी सबल नारी प्रगति हमारी। डीसी सखी कार्यक्रम से आत्मनिर्भर बन रही है प्रदेश की नारी। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में नियुक्ति, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी। पोषाहार निर्माण इकाइयों से 4,000 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार। 2,35,000 स्वयं सहायता ग्रुप्स को 2,353 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध। 31,50,000 महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन मिली। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। लखनऊ में आज बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज ने संस्थान परिसर में मुख्य अतिथि और प्रसिद्ध प्रोफेसर अशोक साहनी और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह की उपस्थिति में अपना संस्थापक दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रोफेसर अशोक साहनी ने एम्बर विश्लेषण एवं जीवाश्म विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जो देश की पहली जीवाश्म विज्ञान प्रयोगशाला भी है। एम्बर प्रयोगशाला के संयोजक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हुकुम सिंह ने एम्बर अध्ययन के अनूठे महत्व के बारे में जानकारी दी। अभी हम जहाँ खड़े हैं, जिस लैब में खड़े हैं, उस लैब का भी आज इनॉग्रेशन हुआ 14 नवंबर और प्रोफेसर अशोक साहनी जी ने इनका उद्घाटन किया। जैसे कि अशोक साहनी जी हमारे पूरे भारत में आज एक अहम साइंटिस्ट माने जाते हैं, वो भी पेलियो साइंटिस्ट, पेलियोंटोलॉजिस्ट। पेलियोंटोलॉजिस्ट मीन्स जो काम करते हैं पूरा वनस्पति शास्त्र। पूरा वनस्पति शास्त्र से अभी ये जो साइंस आगे बढ़ रहा है उसमें वर्टिब्रेट पेलियोंटोलॉजी भी है। तो इनका उनके हाथ से अभी जो उद्घाटन हुआ, इस लैब के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये लैब पूरे भारत में ये पहली लैब है जो एम्बर के ऊपर रिसर्च करे। जब भी कोई लैब बनता है तो उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है, और ये तो हिंदुस्तान का पहला लैब है, तो इसके बारे में हमें बताना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले आपको ले चलता हूँ कैम्बे बेसिन सूरत की तरफ, जहाँ से हम ये सैंपल कलेक्शन करके आते हैं, ये मटेरियल लेके आते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लिग्नाइट माइंस हैं, कोयले के लिग्नाइट माइंस हैं, जहाँ से हम लोग एक्सकेवेट करके, खोद करके ये एम्बर लेके आते हैं। इसका महत्व ये है कि इनके अंदर करोड़ों वर्ष पुराने प्लांट मटेरियल, इंसेक्ट मटेरियल, तमाम सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के जीवाश्म मिलते हैं, और जिससे हम पुरातन काल के 550 करोड़ वर्ष पुराने जो है जीवों का अध्ययन करते हैं। विश्व COPD दिवस के अवसर पर लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर केजीएमयू के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि बढ़ते वायु प्रदूषण के साथ हम लोग सीओपीडी की महामारी की तरफ अग्रसर हैं। दुनिया भर में लगभग 38 करोड़ 40 लाख लोग सीओपीडी से प्रभावित हैं। सीओपीडी वैश्विक स्तर पर रुग्णता और मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है और मृत्यु दर का चौथा कारण है जो गैर संचारी रोगों के बोझ में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत में सीओपीडी के लिए धूम्रपान एक प्रमुख कारक है। 40% मामले तंबाकू और धूम्रपान के सेवन के कारण होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस महामारी से बचने के लिए अभी से प्रयास करना होगा। तो तीसरा सबसे बड़ा मौत का कारण सीओपीडी पूरी दुनिया में प्रोजेक्टेड है 2030 तक, और यदि हम लोग इसका प्रिवेंशन नहीं कर पाए तो फिर क्या होता है कि किसी हिस्से को काट के निकाल देते हैं लंग्स के, या फिर पूरी तरह से लंग्स को ही बदलना पड़ता है। तो सर्जरी का जो मैनेजमेंट है वो लंग्स को किस तरह से इस सीओपीडी की जो बीमारी में हम लोगों के लिए एक लाइफ सेवर हो सकता है या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इलाज कोई नहीं है, इसीलिए बचाव करना जरूरी है। इसीलिए इसको 38 करोड़ लोग जो हमारी चपेट में हैं, इससे भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि डेवलपमेंट की फेज में हैं, जिनको अभी पूरी तरह से बीमारी नहीं डेवलप हुई है, लेकिन वो स्मोकिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके लंग्स खराब हो रहे हैं। तो ये जो 38 करोड़ का जो वर्ल्ड वाइड फिगर है, इससे और ज्यादा प्रोजेक्टेड है का आंकड़े, क्योंकि दुनिया भर की जो स्टडीज हैं वो अभी उतनी अच्छी नहीं है, और खासकर जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें ये बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। राष्ट्र आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज का दिन पूरे देश भर में बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने शांतिवन पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। क्या आप जानते हैं बेहतर जीवन शैली वाली टॉप स्मार्ट सिटी है अपने उत्तर प्रदेश की वाराणसी। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में वाराणसी को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से नॉर्थ जोन की टॉप स्मार्ट सिटी होने का सम्मान हासिल हुआ। ये कमाल है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन का, जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश स्मार्ट प्रदेश बनता जा रहा है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में 10 विभिन्न श्रेणियों में अचीवर स्टेट है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश और स्मार्ट शहरों की नेशनल रैंकिंग में आगरा ने टॉप 3 पोजीशन प्राप्त की है। बेहतर जीवन शैली का ये परिवेश बना है आधुनिक भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट सिटी मिशन से। स्मार्ट सिटी का उपहार डबल इंजन की सरकार। लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचे भगवान राम और माता सीता सहित चारों भाइयों का स्वागत अयोध्या वासियों ने जगमग दिवाली के साथ किया और खुशियां मनाई। 14 वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम को आज 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने के लिए सुबह से ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, हनुमान बाग, मणिराम छावनी, रामवल्लभा कुंज, झुनकी घाट और सदगुर सदन सहित सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। प्रथम आरती के बाद भगवान को व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालु कतारबद्ध देखे गए। वैसे तो दीपावली के दूसरे दिन ही अन्नकूट महोत्सव होता है, किंतु इस वर्ष उदया तिथि की मान्यता के कारण दीपावली के तीसरे दिन ये संपन्न हुआ। वहाँ पर मंदिर को सजा दिया गया है और नए वस्त्र को पहनाया गया, और उसके बाद में जो 56 प्रकार के भोग बने उसका वहाँ भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद आरती किया गया। आरती करने के बाद में जो प्रसाद रहा वहाँ जो
उपस्थित रहे उनको वितरण कर दिया गया। यह क्योंकि ये अन्नकूट का जो पर्व है वो बड़े महत्वपूर्ण है और इसका प्रसाद जो है वो बहुत महत्व रखते हैं। भगवान श्री राम 14 वर्ष वन यात्रा पूरी करके वापस श्रीधाम अयोध्या जी आए। उसी आगमन पर अयोध्या वासियों ने भगवान के लिए एक दीप उत्सव का आयोजन किया और उसके पश्चात 56 भोग, जिसका अन्नकूट उत्सव आजकल प्रचलन में है। इस अन्नकूट के अवसर पर तो हम हर साल शामिल होते हैं। भगवान का 14 वर्ष का वनवास काट के जब आते हैं तो उनकी खुशी में ये अन्नकूट मनाया जाता है। तो एक अलग सी उमंग रहती है दिल में कि भगवान सब मिल के मनाते हैं, सब खुशी, एक अलग ही भाव रहता है। तो भगवान के 56 भोग लगता है, वो अपने घर पधारे हैं तो उसकी एक अलग ही खुशी रहती है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है भगवान के दर्शन करके, भगवान का प्रसाद पाके, मतलब एक गर्व सा महसूस होता है कि हम अयोध्या वासी हैं और भगवान का हमको प्रसाद ग्रहण करने को मिल रहा है। अन्नकूट पर्व में जो भी भोजन को भोग लगता है ठाकुर जी को, हर एक चीज़ का भोग लगता है, चाहे वो मीठा हो या नमकीन, वो अमृत के समान होता है। ठाकुर जी अपने हाथ से उसको ग्रहण करते हैं। हम लोग सारी जनता मिलकर उनके आने की खुशी में, अयोध्या आने की खुशी में हम लोग उनका भोजन कराते हैं। एक एक चीज़ बनाई जाती है, हर वनस्पति, हर फूल पत्ती, हर प्रकार के फल फूल, हर प्रकार के मेवे, मिष्ठान, सब कुछ बनाए जाते हैं। ऐतिहासिक एवं पौराणिक रहस्य समेटे अद्भुत प्रयागराज जिले के घुरपर सुजावन देव मंदिर में दीपावली के दूसरे दिन भैया दूज पर प्रसिद्ध यम द्वितीया का मेला लगता है। ये मंदिर यमुना नदी के बीचों बीच लगभग 100 फुट ऊंचे टीले के ऊपर स्थित है। पुजारी यागेंद्र गिरी ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ भाई बहन एक साथ स्नान करने से पुण्य का लाभ भी मिलता है। तब से यहाँ पर यम द्वितीया पर मेला लगने लगा। यहाँ लगने वाला मेला लोगों में काफी लोकप्रिय है, जो मध्य प्रदेश के साथ ही आसपास के जिलों के लोग भैया दूज पर आते हैं और ये मेला 2 दिनों तक चलता है। इस मंदिर की सुंदरता लोगों को खूब लुभाती तो है ही, लोगों को यहाँ आने को मजबूर भी करती है। राम जब यहाँ वनवास के लिए आए थे तो सिंगेरपुर घाट से उतर करके सीधे जब प्रभु जी यहाँ आए, यहाँ 2 दिन अपनी स्तुतियाँ दी। उसके बाद ऋषियन गए, ऋषियन से चित्रकूट पहुँचे, चित्रकूट से नासिक में जब 14 वर्ष वनवास काट करके परमात्मा जी जब फिर पुनः वापस आए तो 3 दिन के समय यहाँ दिया जमाटे सीता माता के आगे रसोइया है। और उसके बाद परम पूजा जो 3 और 2 जमाटे में आगमन किए थे परमात्मा जी, इसीलिए 5 इतवार का पर्व माना गया है भैया दूज का स्नान। गंगा माता खुद की यमराज भैया से मिलने के लिए यहाँ आती है। इसी पर्व पे यहाँ जमजुतिया का मेला, भैया दूज का मेला संपन्न हुआ है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल की 29 गिनती शुरू हो गई है। बुधवार को भारत की टक्कर न्यूजीलैंड से होगी। मुकाबले में टीम इंडिया पिछले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने उतरेगी। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 15 नवंबर को टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। रिकॉर्ड बुक की बात करें तो आईसीसी नॉकआउट मुकाबलों में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है। 2019 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार टीम इंडिया के इरादे उन पिछले इतिहास को बदल देने का है। जिस दमदार प्रदर्शन के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची है, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि वो इस मुकाबले को जीतने की दावेदार है। अगर बात करें वानखेड़े स्टेडियम की तो इस पिच पर रनों की बारिश देखने को मिली है। इस मौजूदा वर्ल्ड कप में लगभग हर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया है। बात चाहे दक्षिण अफ्रीका की हो या टीम इंडिया की, दोनों ने ही अपने लीग मुकाबलों में यहाँ 350 से ऊपर का स्कोर खड़ा किया था। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है या गेंदबाजी करती है। हालांकि इस पिच पर एक चीज़ देखने को मिली है कि जब भी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने टीम उतरती है तो शुरुआत के 10 ओवर जो कि पावर प्ले के तौर पर माने जाते हैं, उसमें खिलाड़ियों को, खासतौर पर बल्लेबाजों को स्विंग खेलने में दिक्कत आती है, क्योंकि रोशनी में जो कि अरेबियन सी से आती हवाओं के साथ तेज गेंदबाजों को काफ़ी मददगार साबित होती है। इसका एक एग्जाम्पल श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने दिखाया था। तो उम्मीद यही है कि रोहित एंड कंपनी वही फैसला करेगी जिससे कि उसे जीत मिले। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश, मुंबई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।